आइए हम आज अध्ययन करेंगे विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, जो कि बीए द्वितीय वर्ष 5th यूनिट का अध्याय है। यहाँ पर आज हम जानेंगे कि विश्व बैंक क्या है। मैं इसकी संक्षिप्त जानकारी दूंगी आपको। फिर हम देखेंगे विश्व बैंक समूह और इसके कार्य कौन कौन से होते हैं, उद्देश्यानुसार कार्य का अध्ययन करेंगे। इसी तरह से तीसरे नंबर पे विश्व व्यापार संगठन क्या है, उनके क्या उद्देश्य हैं, उस पर मैं आपको बताऊंगी। चौथे पॉइंट के रूप में हम विश्व व्यापार संगठन क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। और अंत में भारत को क्या क्या लाभ होता है और निष्कर्ष। तो इन सब बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में या विदेशी व्यापार के क्षेत्र में एक ऐसा विश्व के समस्त देशों का संगठन है जो कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये एक वित्तीय संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। भारत इसके संस्थापक देशों में से एक रहा है। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, यह हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने जब हम जाते हैं या विदेशी व्यापार करने जब हम जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे वित्त की आवश्यकता पड़ती है। और व्यापार के क्षेत्र में जो परेशानियां आती हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया गया। तो इनकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इनका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहां है। इनके प्रथम महानिदेशक रेंटो रुगीरो, जो कि इटली के हैं, वो थे। उसी तरह से तात्कालिक महानिदेशक जो है वो रॉबर्टो एजेवेंडो नाम के व्यक्ति है। इनके सदस्य देशों की संख्या अभी 164 है, यानी विश्व व्यापार संगठन में विश्व के 164 देश अभी हिस्सा ले रहे हैं। हल्का फुल्का यदि मैं कहना चाहूँ तो एक बिंदुओं के रूप में हम इनके कार्यों को देखते चलते हैं जिसके कारण इनका निर्माण किया गया है। जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए विश्व में, उसी तरह से बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए, विश्व में व्यापार के नियमों को लागू करने के लिए, विश्व व्यापार के क्षेत्र में या विदेशी व्यापार के क्षेत्र में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसको निपटारा करने के लिए, और विश्व बैंक से सहयोग के लिए, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वह व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया एक संगठन और मजबूत संगठन है, ये मैं कहूंगी। अब हम आएंगे उद्देश्यों पर। इनके उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है व्यापार व्यवस्था में सुधार करना। व्यापार व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम देखते हैं, व्यापार करने जब हम जाते हैं तो उत्पादन को बढ़ाना पड़ता है। उत्पादन बढ़ेगा तो स्वयं रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो व्यापार में वृद्धि होगी हमारी। व्यापार में वृद्धि होगी तो हमें लाभ प्राप्त होगा, हमारे देश को लाभ प्राप्त होगा, या वे देश जो व्यापार कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। उस देश को लाभ प्राप्त होगा तो वहां के निवासी जनता या उपभोक्ता जो है उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। इसी तरह से विश्व व्यापार की आयात निर्यात नीति जो होती है वह बहुत कठोर होती है, कठोर बनाया जाता है इन नीतियों को। तो उसमें थोड़ी बहुत शिथिलता प्रदान करने के उद्देश्य से भी हम विश्व व्यापार संगठन जो है उसको उसके संगठन का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इसी तरह से दूसरा उद्देश्य है हमारा अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करना। अर्थात कुछ अनुचित प्रथाएं होती हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं, हमको उनको हतोत्साहित करना होता है। जैसे निर्यात में बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाते थे, मात्रात्मक प्रतिबंध होता था, सब्सिडियां दी जाती थी और कम लागत लगती थी या कम लागत दी जाती थी, कम लागत पे अच्छे से अच्छे वस्तुओं का निर्माण करो। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको हटाने के लिए भी हमने विश्व व्यापार संगठन में इस उद्देश्य के रूप में इसको शामिल किया। इसी तरह से और हम आगे बढ़ते हैं। इनका तीसरा उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि का तात्पर्य है एक देश कई देशों से या विश्व के अनेक देशों से व्यापार करे तो उस देश के लिए भी अच्छा होगा, उस देश का विकास होगा, उस देश की इनकम बढ़ेगी, उसके लिए बहुत अच्छा होगा।
और वो जिस देश से व्यापार करेगा वो देश भी यहाँ पे ग्रो करेगा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने का तात्पर्य सारा विश्व के सारे देश एक साथ क्या करें, विकास के पथ पर चलें, ये एक उद्देश्य के रूप में यहाँ पर ग्रहण किया गया है। इसी तरह से चौथा उद्देश्य है बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को समृद्ध करना। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का तात्पर्य है कि बहुत सारे पक्ष होते हैं, विश्व के सारे देशों का एक ही पक्ष में होना संभव नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जब हम विदेशी व्यापार करने जाते हैं तो हम बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को ही हमको समृद्ध करना होता है, अर्थात सारे देश के अलग अलग नीति नियम होते हैं, उन सब का पालन करते हुए हम सामंजस्य करते हुए हम एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को जन्म देते हैं और उसको समृद्ध करते हैं। इसलिए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करना और उसको समृद्ध करना, इसको एक उद्देश्य के रूप में यहाँ पर लिया गया है। इसी तरह से पांचवा उद्देश्य है कृषि व्यापार को बढ़ावा देना। कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो संसाधन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इन सब को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर इसको लिया गया है। इसी तरह से अगला उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। जब हम विश्व की बात करते हैं, विश्व व्यापार की बात करते हैं, तो जहाँ व्यापार होगा वहां पे पर्यावरण गंदा भी होता है, अर्थात पर्यावरण को संरक्षण रखने की जिम्मेदारी भी हर एक देश की होती है। और इसको ग्लोबल क्षेत्र में यदि हम देखें तो इसको हम यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक उद्देश्य के रूप में देखते हैं। अब हम आते हैं, आइए इसकी संरचना क्या होती है। तो इसकी संरचना जो है वो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी संरचनाओं में पहली बात, हम मंत्री स्तरीय समिति का निर्धारण किया जाता है। और ये मंत्री स्तरीय समिति क्या होती है, यह एक निर्णायक संस्था होती है, यानी ये संस्था या ये प्रबंधक मंडल जो होता है वो निर्णय लेता है। तो मंत्री स्तरीय समिति के कार्यों में हम देखते हैं कि ये पहला काम निर्णय लेता है। दूसरा, इसकी हर 2 वर्ष में बैठक स्थापित की जाती है। विश्व स्तरीय समझौते होते हैं इसके अंतर्गत। अभी तक विश्व स्तरीय समझौतों में 11 सम्मेलन हो चुका है, और जो कि 1917 में लेटेस्ट जो है वो अर्जेंटीना में हुआ था। इसके पश्चात हमारे इसकी संरचना का दूसरा भाग है सामान्य सभा। सामान्य सभा ये भी मुख्य समझौते करवाने का दायित्व निभाती है। तीसरी संरचना में हम देखें, व्यापार नीति समिति बनती है, अर्थात संरचना का तीसरा जो हम कहें स्तंभ है वो क्या है, व्यापार नीति समिति। व्यापार नीति समिति जो होती है वो बहुपक्षीय समझौते करवाता है। व्यापार में एक देश विश्व के अनेक देशों से किस तरह के समझौते करेगा उसको नीतियों में शामिल किया जाता है, और इन नीतियों को हर एक देश को मानना जरूरी होता है। इस तरह से व्यापार नीति समिति का निर्धारण किया जाता है और ये समिति इस काम को करती है। चौथी संरचना के अंतर्गत हम देखते हैं विवाद निपटारा समिति आता है। विवाद निपटारा समिति विश्व के वे देश जो कि व्यापार करते हैं एक दूसरे देशों से, उनमें यदि विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इस समिति का काम है कि विवादों का निपटारा करवाना, समझौते करवाना, और निपटारे के लिए ये कहीं न कहीं एक हल ढूंढ लेते हैं और उस हल पे 2, 3, 4, 5 जितने देशों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, ताकि विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। न केवल आर्थिक मामलों में बल्कि अन्य दूसरे मामलों में भी ये विवाद निपटारा समिति समझौते करवाने का प्रयत्न करता है। इसी तरह से इन सारी संरचनाओं के आधार पर हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के मुख्य समझौते करवाते हैं। इन मुख्य समझौतों में हम देखते हैं कौन कौन से समझौते होते हैं। हम तो ये समझौते हैं बहुपक्षीय समझौता, यानी एक पक्ष न होके बहुपक्ष होते हैं, बहुत सारे देश होते हैं, उनके बीच यदि विवाद उत्पन्न होता है तो इसको हम बहुपक्षीय समझौता के रूप में देखते हैं। सेवा और व्यापार का समझौता, अर्थात न केवल आर्थिक मामलों में बल्कि सेवा के मामले में भी यहाँ पर समझौता करवाने का हक जो है वह किया जाता है। इसी तरह से बहुपक्षीय समझौतों में और हम देखें तो सुधारवादी नीति या तंत्र का निर्धारण किया जाता है। व्यापार नीति को नया करने की बात कही जाती है। रिपोर्ट बनाए जाते हैं, रिपोर्ट में कौन सा पक्ष प्लस में है, कौन सा पक्ष माइनस में है, इन सब चीजों को यहाँ पर रिपोर्ट के आधार पर बताई जाती है। इसी तरह से
सेवा और व्यापार समझौते की समिति में या समझौते में हम क्या देखते हैं, बहुपक्षीय समिति जब होती है तो ये बहुपक्षीय समिति में जब समझौता करवाया जाता है तो यहाँ पर नागरिक विभाग भी होता है, यहाँ पर सरकारी खरीदी भी होती है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप दुग्ध का मान लीजिए व्यापार करते हैं या अन्य दूसरे चीजों का व्यापार करते हैं तो उनके भी सरकारी खरीदी कैसे होगी, या उनको किस तरह से सरकार खरीदेगी, उसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी देना चाहिए या ना देना चाहिए, उसमें सरकार को कितने फायदे की व्यवस्था होगी या संभावना होगी, और सरकार की सरकारी नीति क्या कहती है कि कितनी मात्रा में इसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और उसके बदले में किस चीज का आयात करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब बहुपक्षीय समझौते के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही साथ सेवा का समझौता भी इसमें शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं हम, और तो इसमें हम देखते हैं कि मुख्य समझौतों में एक समझौता बौद्धिक संपत्ति का समझौता भी होता है, अर्थात बौद्धिक संपत्ति और अधिकारों का समझौता यहाँ पर होता है। व्यापार से संबंधित जब हम बहुत सारी चीजें देखते हैं और कुछ नया इन्वेंशन होता है, कुछ नई खोजें हम करते हैं, तो वो बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के रूप में दिखाई देता है। जैसे हमने एक नई खोज की और हम उसका कॉपीराइट करवा लेते हैं या उसको एक ट्रेडमार्क दे देते हैं, तो यदि हम कॉपीराइट करवाते हैं तो वो हमारा पेटेंट हो जाता है, पेटेंट या कॉपीराइट हो जाता है, और जिसने इसकी खोज की वह उसी के नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है, उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता। इसी तरह से ट्रेडमार्क का भी है। एक कंपनी यदि अपनी कंपनी का एक ट्रेडमार्क बना लेता है तो दूसरी कंपनी उसको फॉलो नहीं कर सकती है या उसका नाम नहीं ले सकती है। तो ये बौद्धिक संपत्ति और अधिकारों के समझौते के रूप में यहाँ पर हमको दिखाई देता है। इसी तरह से एक और समझौता यहाँ पर किया जाता है, वह है विवाद निपटारा समझौता। ये इसको हम विवाद निपटारा प्रणाली के माध्यम से करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि जो सीमा विवाद होता है, दो देशों के बीच में सीमा विवाद होता है, उसका उल्लंघन किया जाता है, तो इन सब चीजों पर भी हम यहाँ पर विवाद निपटारा प्रणाली के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी अध्ययन किया, ये विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पक्ष, यानी विश्व बैंक क्या है। तो हमको विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, इन दोनों ही पक्षों को यहाँ पर देखना है। तो विश्व बैंक भी क्या है, आइए हम देखते हैं। विश्व बैंक समूह का एक अंग है। अब ये विश्व बैंक समूह क्या होता है, तो विश्व बैंक समूह क्या है, ये भी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। जैसे विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसी तरह से यह भी विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो भारत की स्थिति जो है विश्व बैंक के तहत बहुत अच्छी विकासात्मक स्थिति हो गई है। इस संस्था के बारे में यदि हम जानना चाहें तो यह संस्था 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन, यूएसए, अमेरिका में है। इसी तरह से इसका स्वरूप जो है वो मौद्रिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन का है, यानी यह पूरी तरह से एक वित्तीय संगठन है। इसका स्वरूप मौद्रिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन का तो है ही है, लेकिन इसकी वैधानिक स्थिति संधि है। संधि का तात्पर्य मेल जोल करना या एकजुट होकर रहना, यह इसकी वैधानिक स्थिति है। इसी तरह से इसका नाम अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भी कहा जाता है, अर्थात हम वर्ल्ड बैंक को यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के रूप में भी परिभाषित करते हैं। इस सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर 189 है, 189 है, ठीक है। और 173 देश आईडीए के भी इसके तहत शामिल होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है, इसके बारे में मैंने छोटी सी जानकारी दी। अब हम आते हैं इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे विश्व बैंक काम करता है। तो विश्व बैंक जो काम करता है उसकी नीति है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी से मुक्त करवाना सारे विश्व को। तो सारे विश्व को गरीबी से मुक्त करवाना कब संभव होगा, जब सारे विश्व में कोई गरीब व्यक्ति ना रहे। गरीब व्यक्ति कब गरीब नहीं रहेगा, जब उसके पास में पैसा आएगा। उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, जब उसको रोजगार मिलेगा। रोजगार उसको कब मिलेगा, जब उत्पादन होगा। और जब उत्पादन कौन करेगा, हम और आप सब मिलकर, देश के सारे निवासी, विश्व के सारे निवासी मिलकर जब प्रोडक्शन का काम करेंगे या आर्थिक क्रियाकलाप करेंगे, तब हम इस गरीबी की खाई को
बांट सकते हैं। तो इस सिद्धांत पे, इस नीति पे यह काम करता है। इस संस्था के प्रमुख लोग जो है वो डेविड मालपास जो है वो प्रेसिडेंट है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है वो सीईओ है। इसी तरह से मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में पॉल रोमन को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो विश्व बैंक समूह इनका पैतृक संगठन है और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को यहाँ पर हम कहें कि IMF की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, वह ऑलरेडी विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। अब हम आते हैं विश्व बैंक समूह जो है तो वो कौन कौन से 5 देशों का समूह है, इसकी मैं यहाँ पर आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगी और साथ साथ में उसके कार्यों का भी विवरण हम देखते चलेंगे। तो विश्व बैंक का पहला समूह है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका उद्देश्य जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना अर्थात मानव कल्याण को बढ़ाने का इनका एक उद्देश्य था। इसी तरह से इसका कार्य क्या है, ये इस उद्देश्य के तहत हम कौन से कार्य करते हैं, तो वह है ऋण उपलब्ध करवाना, ऋण की ब्याज दर को न्यूनतम से न्यूनतम रखना जो अभी वास्तव में 2% है और यह लगभग 20 से 30 साल तक के लिए ऋण उपलब्ध करवाना इस अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का यहाँ पर मुख्य कार्य होता है। विश्व बैंक का दूसरा समूह जो है वह है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की स्थापना विश्व में 1960 में की गई। इसकी स्थापना 1960 में करने के बाद इसका कार्य क्या था, सबसे पहला इनका कार्य था कि सस्ते दर पर ऋण देना। सस्ते दर पर ऋण देने के कारण इस बैंक को उदार खिड़की के नाम से भी जाना जाता है और यह 35 वर्षों के लिए ऋण आसानी से देता है। सेवा शुल्क, वित्तीय सहायता इत्यादि के रूप में यह देता है, अपनी सेवाएं देता है और इसका उद्देश्य जो है वो आर्थिक सेवाओं के लिए विकास प्रदान करना है। अर्थात आर्थिक सेवाओं का तात्पर्य देश में अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकासात्मक स्वरूप को बढ़ाने के लिए यह यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी काम करती है। इसी तरह से विश्व के वे देश जहां पर की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, लगभग $835 से भी कम है, उन देशों को ये बहुत जल्दी ऋण उपलब्ध करवाने में सक्षम होता है। तो ये हुए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के कार्य। इसी तरह से तीसरा समूह जो है वह है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है इसकी स्थापना 1958 में हुई। 1958 में इसकी स्थापना हुई। इसी तरह से इनका कार्य जो है वो विश्व बैंक की दाहिनी भुजा इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके कार्यों के कारण कहा जाता है। इसका कार्य क्या है कि विश्व बैंक समूह के जो भी सदस्य देश हैं, उस सदस्य देशों के जो निजी कंपनी है, उस निजी कंपनी को उन देशों के मार्फत वो क्या करता है, विदेशी पूंजी उपलब्ध करवाता है। इसलिए इसको यहाँ पर विश्व बैंक की दाहिनी भुजा कहा जाता है और यह जो है हम कहें कि कम से कम ब्याज दर पर अधिक से अधिक ऋण उस देश को भी देता है और देश में कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की एजेंसियों को भी देता है, चाहे वो शासकीय एजेंसी हो चाहे वह प्राइवेट एजेंसी हो। तो इस अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की जो संभावना है वह पूरी तरह से विकासात्मक संभावनाओं पर काम करता है यह बैंक और इस तरह से ऋण उपलब्ध करवाता है। विश्व बैंक की ही यहाँ पर हम देखें चौथा पक्ष जो आता है वो बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की स्थापना 1988 में हुई और यहाँ पर ये विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। विदेशी निवेश के साथ साथ यहाँ पर बीमा करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी तरह से मुद्रा का हस्तांतरण करवाना, नागरिक उपद्रव इत्यादि या जोखिम जो होता है उसकी गारंटी लेना इस बीमा कंपनी या हम कहें बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का एक प्रमुख कार्य है। और तटस्थ देशों को
यह जो होता है वो गारंटी देना हम कहें या सूचनाएं उपलब्ध करवाना, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसी तरह से पांचवा जो समूह है वह है अंतर्राष्ट्रीय निवेश और विवाद निपटारा समूह। विवाद निपटारा समूह जो है वह 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और यह संपूर्ण विश्व में जो भी देश इस संगठन के सदस्य बनते हैं उसमें जो आपसी विवाद होता है इसका निपटारा करने के लिए यह संगठन या समिति या बैंक जो है वो सक्षम है। इसी तरह से इसकी सदस्यता जो है यह पूर्ण रूप से अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। चाहे तो देश इसके सदस्य रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। तो भारत जो है वो इनका सदस्य फिलहाल नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी अध्ययन किया वह है आपका विश्व बैंक के समूह और उनके कार्य। तो विश्व बैंक समूह और विश्व व्यापार संगठन ये दोनों ही विश्व में कार्य करने वाले व्यापारिक कार्य करने वाले दो समूह हैं जो कि विश्व में आज बहुत अच्छा काम करके और विश्व को हम कहें विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रत्येक देश को। तो इस तरह से जो अल्प विकसित और अर्ध विकसित देश हैं वे विश्व बैंक समूह के भी सदस्य बन सकते हैं और विश्व व्यापार संगठन के भी सदस्य बनकर इनका लाभ लेते हैं। तो इसके पश्चात हम यह देखते हैं कि इन दोनों ही विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक समूह या विश्व बैंक इन दोनों ही समूह को मिलाकर यदि हम साझा रूप से देखें तो इनके प्रमुख कार्य जो हमको दिखते हैं वह है सर्वप्रथम विश्व व्यापार में सुविधाएं प्रदान करना। विश्व व्यापार में सुविधाएं का तात्पर्य वित्तीय सुविधाएं भी हो सकती हैं और आर्थिक सुविधाएं भी हो सकती हैं। इसी तरह से दोनों का साझा वर्ग जो है वो विवादों का निपटारा करवाना है। तीसरा जो है वो नियम प्रावधान को लागू करना है। नियम ऐसे बनाए जो जिसको हम शिथिल भी कर सकें और जिसको हम स्ट्रांगली लागू भी कर सकें। तो इस तरह से नियमों को बनाना भी या नियमों को लागू करना भी इनका एक प्रमुख कार्य है। फिर इसी तरह से प्रशुल्क संबंधी मामलों को एक मंच पे लाना है। वित्तीय संबंधी मामलों को भी एक मंच पे लाना इनका प्रमुख कार्य है दोनों संगठनों का। और इसी तरह से विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन ये दोनों एक दूसरे को यदि सहयोग प्रदान करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक विश्व के अर्थतंत्र को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये प्रमुख कार्य जो कि दोनों ही संगठन मिलकर करते हैं, दोनों ही समितियां मिलकर करते हैं, इससे हमारे विश्व को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसी के तहत हम देखते हैं कि विश्व में आज 5 देश विकसित हैं, उसके बाद में बहुत सारे देश अभी विकासशील की स्थिति में है और जो अल्प विकसित और अविकसित राष्ट्र हैं वो भी इन दोनों ही संगठनों में समितियों में शामिल होकर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कहेंगे कि विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन दोनों ही समस्त विश्व की उन्नति के लिए किए जाने वाले कार्यों को गतिशीलता देने एवं समृद्ध करने के लिए बनाए गए दो समिति और या संगठन हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं तथा सहयोगात्मक रवैया अपनाकर समूचे विश्व की व्यापार प्रणाली को सुचारू रूप से गतिशीलता प्रदान करते हुए विश्व में समानता और सहयोग की भावना को विकसित करते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि इन दोनों ही संगठन के सदस्य होने के नाते भारत को यहाँ पर बहुत ज्यादा भारत देश को फायदा हुआ है। हमारे देश को क्या फायदा हुआ है यदि हम इसको देखें तो गरीबी दर बहुत ही कम हुई है। 1990 के बाद गरीबी दर लगभग पहले की तुलना में, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब की तुलना में आधी हो गई है, यानी हमने गरीबी को 50% कम किया है। इसी तरह से उपलब्ध साधनों की दक्षता को हमने बहुत सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया। हमारे पास साधन बहुत ज्यादा हैं लेकिन साधनों का मैक्सिमम कैसे हम उसका उपयोग करेंगे इस बात को हमें यहाँ पर परामर्श के रूप में विश्व व्यापार संगठन और दूसरा विश्व बैंक जो है वह हमें परामर्श देता है और हम उसके परामर्श को मानकर उस पे अमल करके हम यहाँ पर हमारे साधनों का अच्छे से अच्छा प्रयोग करते हैं। इसी तरह से मूलभूत सुविधाओं में हमने बहुत ज्यादा वृद्धि की है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत में गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाया था, जैसे कि जल की सुविधा, बिजली की सुविधा,
रोड की सुविधा, परिवहन की सुविधा, ये सारी जो है सुविधाएं गांव तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस पर हमने जो है विश्व बैंक के परामर्शों को माना और आज हम उन सुविधाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर चुके हैं और अंत में रोजगार निर्माण में भी हम यहाँ पर आगे आ रहे हैं। हम लोगों को अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम बहुत ज़्यादा तो प्रदान नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर पहले की तुलना में हम यहाँ पर उन्नति कर रहे हैं। तो इससे इन दोनों ही संगठनों में रहने से, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इसी के चलते ही भारत आज विकासशील देश की उच्चतम शिखर पर है। तो यहाँ पर आज का ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।